अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात याद होगी कि आज हमारा थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो वो आपने यकीनन जो है वो देख लिए होंगे और उसका क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारे पास रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो स्टडी है, ये जो साइंस है, इसका क्या किरदार है इंसानी ज़िंदगी के लिए और किस तरह जो है ये हमारे लिए कारआमद अशिया बना रही है या हमारे मसाइल को हल कर रही है। तो हमने लास्ट टाइम जो है फूड के हवाले से बात की थी कि हमारा जो ग़िज़ा का जो प्रॉपर सिस्टम है या फूड इंडस्ट्री है वो टोटली इसी साइंस पर डिपेंड कर रही है कि आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह को यूज़ करके या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जा रहा है और ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं जो बहुत ज़्यादा हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। या हमारी जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो प्रॉपर्ली जो है वो टोटली है ही इन फर्मेंटेशन के ज़रिए आती हैं। सही है। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, खेती बाड़ी की बात की जाए, तो पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये एक ज़रूरी मुल्क है। सही है। हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर या हमारी जो है वो काश्तकारी के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो एग्रीकल्चर की फील्ड है वो बहुत एडवांस हो और बहुत ही बेहतर उसमें जो है वो काम किया जाए। तो इस सिलसिले में भी जो है ये जो हमारी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, ये काम कर रही है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो जो किसान वगैरह होते हैं वो ग्राफ्टिंग के ज़रिए या जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए अपने मनपसंद प्लांट्स जो है वो बनाते हैं। यानी जो प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हें चाहिए कि उनकी फसल में वो प्रॉपर्टी मौजूद हो कि वो जो है वो अच्छी ग्रो करे या उसमें सेहतमंद जो है वो फल लगे, अच्छी फसल लगे, तो उसके लिए वो जो चीज़ें अपनाते हैं, तरीके अपनाते आ रहे हैं, उनमें या तो ग्राफ्टिंग और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो काफ़ी आम है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी किसी प्लांट के अंदर तो उसके ज़रिए नए कैरेक्टर्स जो है वो सामने आएंगे, नए फीचर्स जो है वो प्लांट बॉडी के में बनने वाली प्लांट बॉडी में सामने आएंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी तो पेरेंट प्लांट में और नए बनने वाले प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो क्रॉस पॉलिनेशन का यही फ़ायदा होता है कि अगर दो डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन करवाई जाए तो दो डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स आपस में मिक्सअप होते हैं और कुछ नए फीचर्स जो है वो नई फसल में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस साइंस की जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इन्होंने एक मेथड जो है मुतारिफ़ कराया जिसका नाम है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या मुतारिफ़ कराया है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मेथड। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ये होता है कि अब जो हमारे फार्मर्स हैं या जो इस फील्ड के साइंटिस्ट हैं वो आपके पास अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्लांट में अपना मनचाहा करैक्टर या कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सही है। अब ये बात बहुत आसान है कि जैसा प्लांट, जैसा फ्रूट हम जो है वो चाहें वैसा ही बनाया जा सकता है। काम वही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे यूज़ की जाएगी कि जो करैक्टर हमें चाहिए वो पर्टिकुलर करैक्टर लिया जाएगा, वहाँ का जो पर्टिकुलर जीन्स वहाँ से लिया जाएगा, प्रोटीन लिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरे प्लांट के अंदर जहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। सही है। तो जैसे ही वो वाला डीएनए या जीन उस बॉडी में जाएगा तो उसके पास जो फीचर है वो उस बॉडी में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास मुंतखब जो है करैक्टर्स या जिन करैक्टर्स वो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं उन्हीं प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनके अंदर फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो अगर हम हेल्दी प्लांट्स को या हेल्दी ऑर्गेनिज्म को ही लेंगे ब्रीडिंग के लिए तो बनने वाले भी क्या बनेंगे? हेल्दी ही बनेंगे। सही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम कुछ सिलेक्टिव पेरेंट्स को लेते हैं जिनके अंदर कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग करैक्टर्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लों में भी नज़र आएँ। सही है। तो उनमें भी ब्रीडिंग करवाई जाती है और उसके हिसाब से फिर जो है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है हमारे पास जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके अंदर जो फ्रूट्स लगते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। सही है। दो कैरेक्टर हो गए एक प्लांट के अंदर कि एक तो उस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये प्लस पॉइंट है, और उसके फ्रूट बहुत छोटे हैं, ये उसका माइनस पॉइंट है। सही है। और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर फ्रूट तो बड़े लगते हैं लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी है, यानी उसके अंदर जो फ्रूट हैं उनका साइज़ तो बहुत बड़ा है लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी है। तो उसके अंदर अब जब हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे तो हम उन दोनों प्लांट के वो करैक्टर लेंगे जो हमें चाहिए, यानी एक तो उसकी हाइट भी बहुत बड़ी हो और दूसरा उसका फ्रूट का साइज़ भी बहुत बड़ा हो। तो इन दोनों करैक्टर्स की फिर जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाएगी इन दोनों प्लांट्स की। तो जो नया प्लांट बनेगा
उसके अंदर वही करेक्टर होंगे जो हम चाहते हैं कि उसकी हाइट भी बड़ी होगी और उसका जो है वो फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा। तो वो दो करेक्टर जो हमें नहीं चाहिए थे, स्मॉल साइज ऑफ फ्रूट एंड स्मॉल हाइट ऑफ द प्लांट, वो हमने यहाँ पर रिमूव करवा दिए। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में यही होता है कि वो करेक्टर जो कोई बंदा जो वहाँ मौजूद है, कोई किसान या कोई साइंटिस्ट जो वो चाहता है उस बॉडी में रखना, उनकी वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाता है और वही करेक्टर उस बॉडी में फिर आगे बढ़ते हैं। और जो वो चाहता है कि वहाँ से रिमूव हो जाए, उनको वो बासानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए रिमूव करवा सकता है। आज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे जो प्लांट या फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में मौजूद हैं, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में अब हमारे पास जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि सीजनल फ्रूट्स का। अब गाजर जो है वो सर्दियों का एक सब्ज़ी है, सर्दियों में गाजर आती है, लेकिन अब आपको सारा साल गाजर मिलती है। तो वो कैसे हो रहा है? जब उसका मौसम ही सर्दी में है तो वो गर्मी में कैसे आपको मिल जाती है? और अगर सर्दी की रखी हुई तो कब तक ख़राब क्यों नहीं हुई अब तक? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि इसी ब्रीडिंग को यूज़ करते हुए ऐसे प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो सर्दी इस मौसम में भी फल बनाए। तो उसके अंदर फल बनाने का कैरेक्टर कौन सा है? गाजर बनाने का, तो वो गाजर प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात है कि उसका जो टेस्ट है या जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल जो गाजर अपने सीज़न पर आती है उस जैसा नहीं होता, लेकिन वो गाजर है। सही है। इस तरह ऐसे बहुत से नॉन सीजनल फ्रूट्स या नॉन सीजनल वेजिटेबल्स जो है वो इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग को अपनाते हुए बनाई जा रही हैं अब, और अब हमारे पास हर तरह का फ्रूट जो है वो हर सीज़न में मार्केट में मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स के अंदर ऐसे करैक्टर्स जो है वो डाल दिए गए हैं कि उनके जो सीड्स हैं या जो खुद प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, बल्कि वो खूब फुल मुज़ाहमत कर सकें किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़। अगर उनकी बॉडी में कोई बीमारी आ भी रही है तो उसके ख़िलाफ़ वो खुद ही मुज़ाहमत करें, अलग से किसी पेस्टिसाइड या फंगिसाइड की ज़रूरत वहाँ पे ना पड़े। या ऐसे जो है वो आपके पास फ्रूट्स बना लिए गए हैं जिनका पकने का जो अरसा है वो लंबा हो, वो लंबे अरसे में पकें, ताकि आके पास अगर उनको खेतों से या बाग जो भी जगह है वहाँ पे गार्डन से पहुँचाया जा रहा है मार्केट तक, तो उस अरसे में वो ख़राब ना हो, तो वो देर से जो है पकें, ताकि वो जब मार्केट तक पहुँचे तो वो ख़राब ना हो बल्कि सही हालत में रहें। तो इस किस्म की क्वालिटीज़ जो हैं वो प्लांट्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। एनिमल्स में ऐसी जो है वो मुर्गियाँ बनाई जा रही हैं इसके तहत, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनके अंदर अच्छा जो है वो ज़्यादा मिकदार में मांस मौजूद है, ज़्यादा मिकदार में जो है गोश्त मौजूद है। ऐसी गाय बना ली गई हैं जो ज़्यादा मिकदार में दूध देती हैं। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपके पास हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या है कि वही कैरेक्टर उस बॉडी में नज़र आएंगे जो हम चाहते हैं। अब हम चाहें अपने मन चाहे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसको हम चाहें रिमूव करवाना, वो फीचर उस बॉडी से रिमूव करवा सकते हैं। तो ये आपके पास है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। अब जो हमारे पास जो हमारी निज़ाम ज़राअत का, खेती बाड़ी का, वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब हेल्दी सीड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्टली सीड्स को जो है वो नहीं बोले जाता, बल्कि सीड्स की पहले प्री ट्रीटमेंट होती है। प्री ट्रीटमेंट के बाद यानी बहुत सारे मरहलों से गुजरकर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से गुजरकर उन सीड्स को जो है वो ज़मीन में बोया जाता है, ताकि वो जो प्लांट निकले वो पहले के मुकाबले में काफ़ी हेल्दी हो। सही है। तो ये तो रही एग्रीकल्चर की बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है रोल है इस ब्रांच का किस में है, वो है मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहली हम बात करेंगे, जो पहला जो रोल है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन क्या होती है उस पर बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये बात नॉर्मली हम ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है, उस ब्लड के अंदर एक सेल्स है जिनका नाम है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई जरासीम जब अटैक करता है बॉडी में, तो आपके पास ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उन्हें मार के ख़त्म कर देते हैं और बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता और बॉडी मज़ीद स्ट्रांग हो जाती है, ताकि अब अगर यही वाला वायरस है, यही वाला बैक्टीरिया बॉडी में दोबारा आएगा तो वो उसको दोबारा ही जो है वो मार गिरा देंगे। इससे जो है बॉडी में मुदाफ़ी निज़ाम जो तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो और स्ट्रांग हो जाती है। सिमिलरली वैक्सीन्स भी आपके पास यही काम करती हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं। वैक्सीन जो है वो आपके पास कंट्रोल है किसी भी डिजीज़ का। एक बीमारी जो इलाके में फैल गई है और सबको हो रही है, तो वहाँ पे फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी ताकि वो बीमारी ना हो। जैसे आजकल जो एक बड़ा उरूज पर एक बीमारी है कोरोना वायरस की, तो उसकी हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते। ये होगा और सबको होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कि हम वैक्सीन दे दें तो दूसरों को जो है जिनको नहीं हुआ उनको प्रोटेक्ट कर लें। तो वैक्सीन एक्चुअली है क्या?
वैक्सीन आपके पास जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है या आपके पास मुंह के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ख़िलाफ़ आपने वैक्सीन बनाई है, लेकिन उस वक्त जो है वो बहुत ही मुर्दा हालत में या बिल्कुल ही वीक कंडीशन में होता है। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ख़िलाफ़ जो है आप काम कर रहे हैं, वैक्सीन बनाई है, उसकी बहुत ही डेड कंडीशन में या वीक कंडीशन में उसको ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जब वो वायरस जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वैक्सीन की शक्ल में ही जा रहा है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो WBC हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वायरस तो बॉडी में आ गया ना, बैक्टीरिया तो बॉडी में आ गया, और उसके खिलाफ वो उसको मार गिराते हैं। रीज़न, क्योंकि वो हमने पहले ही उसको बहुत ही वीक कंडीशन में प्रोवाइड किया था वैक्सीन की फॉर्म में। वो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो पहले ही बहुत वीक था, तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ताकि अब अगर वैसा ही कोई एक्टिव वायरस बॉडी में आएगा तो बॉडी के वाइट ब्लड सेल उसको मार गिरा देंगे। सही है। तो बेसिकली वैक्सीन्स में जो है वो वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसका इलाज हम देखते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वीक कंडीशन में या डेड कंडीशन में, ताकि जब कोई एक्टिव वाला बॉडी में दोबारा दाखिल हो तो बॉडी के अंदर वो पावर मौजूद हो कि उससे वो लड़ सके। तो बेसिकली वैक्सीन जो है वो कंट्रोल है। हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ हैं वायरल और बैक्टीरिया, जैसे लाइक पोलियो है, जैसे लाइक मीज़ल्स हैं, मम्स हैं, सही है, इस टाइप की जो डिजीज़ हैं, डायरिया वगैरह, टाइफाइड वगैरह, उनकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं। और जब ये वबा फैलती इलाकों के अंदर तो उसकी वैक्सीनेशन दी जाती है बच्चों को स्कूल्स में, या वैसे भी जो है वो हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर वैक्सीन्स वहाँ पे लगाई जाती हैं, बच्चों को दी जाती हैं, ताकि उनको जो है वो बीमारी उस वक्त अब वो बीमारी ना हो और उसको कंट्रोल किया जाए, बीमारी फैलने से रुक जाए। सही। इसके अलावा वैक्सीन के बाद जो हमारा अगला जो रोल है मेडिसिन में, वो है आपके पास एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो बहुत कॉमन लफ्ज़ है, आपने सुना ही होगा। आजकल डॉक्टर्स जो है वो हर बीमारी में एंटीबायोटिक लिख देता है। बेसिकली एंटीबायोटिक होती क्या है? एंटीबायोटिक आपके पास ऐसी ख़ास दवाइयाँ होती हैं जो काम करती हैं किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। एंटीबायोटिक काम करती हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं ये। सही है। तो ये एक ट्रीटमेंट है, मगर वैक्सीनेशन क्या है, कंट्रोल है। बीमारी अभी हुई नहीं है, सही है, ना हो उसके लिए क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। लेकिन अगर किसी को बीमारी हो गई है और उसकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल अब इस काबिल नहीं है कि वो उस वायरस के खिलाफ लड़ सकें या बैक्टीरिया के खिलाफ वो लड़ सकें, और वो हार गए हैं वहाँ पर, और बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, बैक्टीरिया का अटैक हो गया बॉडी के अंदर, तो अब ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं डॉक्टर्स, एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक जो है आपके पास क्या है, वो दवाई है, वो इलाज है। वो वहाँ जाकर जो है वो इजाफी वाइट ब्लड सेल्स या ऐसी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जो है वो क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कि जो उस बैक्टीरिया से लड़े और उस बैक्टीरिया को वहाँ पर बॉडी में मार गिराए और बॉडी ठीक हो जाए। सही है। तो आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक किससे बनती हैं? तो एंटीबायोटिक इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा। तो पेनिसिलिन जो है वो पहली एंटीबायोटिक है जो किससे बनाई जाती है, पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, जिससे पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। इस तरह ऐसी बहुत सारे बैक्टीरिया को भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। अगर बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो किसी बैक्टीरिया के अटैक को बर्दाश्त करे, उसके खिलाफ लड़े या मज़ाहमत दिखाए, तो फिर बॉडी को ज़रूरत है कि वो एंटीबायोटिक ले, और उसको ऊपर से फिर एक एंटीबायोटिक दी जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो सके, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुके। सही है। तो एक तो वैक्सीन्स, और दूसरा ये है कि ये एंटीबायोटिक जो हैं ये काफ़ी एक जो है वो एक अच्छा एक किरदार है किसका, इस साइंस का, इसके ज़रिए हमें वैक्सीन और एंटीबायोटिक इसने हमें प्रोवाइड किए बायोटेक्नोलॉजी में, कि किसी भी बीमारी का कंट्रोल हम अब बना सकते हैं और उसका इलाज भी बना सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले लाइलाज थी, अब हमारे पास उनका इलाज मौजूद है। जस्ट लाइक टीबी है, या आपके पास कैंसर वगैरह हैं, इस टाइप की बीमारियों का हमारे पास इलाज अब मौजूद है, हम उनकी ट्रीटमेंट अब कर सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट का कहाँ से आ रही है? वो ट्रीटमेंट जो है वो यही जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जो साइंस है, यहीं से जो है वो इसको लाया जा रहा है इन सारी चीज़ों को। और ये रोज़ बरोज़ जो है वो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्निक्स नज़र आ रही हैं, एडवांसमेंट आती जा रही है हर चीज़ के अंदर। तो वो इसी ब्रांच का सारा जो है वो किरदार है। सही। तो आज जो है हमने अभी बात करी किसकी,
मेडिसिन में वैक्सीन एंटीबायोटिक की और एग्रीकल्चर में सिलेक्टिव ब्रीडिंग की हमने बात की। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये इस साइंस के थ्रू जो है वो देखी गई हैं और इनको जो है वो यूज़ किया जाता है अब। सही, तो आज हम जो है वो यहीं तक रखते हैं कि आज हमने दो टॉपिक अभी डिस्कस किए, बायोटेक्नोलॉजी के रोल में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में। तो इन दो शोबों के अंदर ये साइंस जो है वो काफ़ी काम कर रही है और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट लेकर आ रही है इन दोनों ही फील्ड के अंदर, मेडिसिन में भी और एग्रीकल्चर में भी। अब आपने करना ये है कि इस पूरे टॉपिक को एक बार रीड कर लेना है, समझ लेना है और आपके पास अपना होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।